हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। अगर हम क्वाड की स्थापना की बात करें तो सन 2007 में क्वाड की स्थापना की जाती है, लेकिन एक तरीके से ये 10 साल के लिए इनइफेक्टिव हो जाता है। और 2017 में इसकी फिर स्थापना आसियान की मीटिंग चल रही होती है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, वहाँ पे होती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो केविन रूड जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री होते हैं तो एक तरीके से क्वाड के मेंबर होते हैं, लेकिन वो अनाउंस करते हैं कि वो क्वाड को छोड़ देंगे, और उन्होंने क्वाड को छोड़ दिया था। बाद में जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड चुनी जाती हैं, वो एक तरीके से इंटरेस्टेड होती हैं क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की जाती है 2005 में, और एक तरीके से पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये डील साइन की जाती है, और इसमें इंडिया को बहुत सारे वेवर मिल जाते हैं। इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर ना होते हुए भी कई देशों से यूरेनियम इंपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश जो है इंडिया को एक तरीके से यूरेनियम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो एक तरीके से इंडिया यूएस कोऑपरेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज एक तरीके से अरेबियन सी में किया जाता है, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक नवल एक्सरसाइज है। फाइनली बाद में इसको देखते हैं कि सन 2015 में जापान को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो फाइनली मालाबार एक्सरसाइज एक तरीके का नेवल एक्सरसाइज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच में किया जाता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो पूरा बे ऑफ बंगाल एक तरीके से अफेक्टेड हो गया था। तो हम उसमें देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया की बहुत मदद की थी कि कैसे इंडिया का जो भी पार्ट अफेक्टेड हुआ है उसको एक तरीके से कंट्रोल किया जाए, और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एक तरीके से कम किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत सारा सहयोग होता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक तरीके से यूरेनियम देने के लिए तैयार होता है। एक तरीके से पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया का बहुत सारा विरोध कर रहा था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले विरोध कर रहा था। अगर हम चाइना और फिलीपींस की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि अनक्लास का जो नियम था वो एक तरीके से फिलीपींस के फेवर में दिया गया था, लेकिन चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब अगर फाइनली हम देखें कि क्वाड में क्या चल रहा है, तो क्वाड एक तरीके का सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तरीके से इसमें ये भी कहा गया है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को एटॉमिक सबमरीन देगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसको एक तरीके से पूरा कर सके। फाइनली हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के जितने भी देश हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, कनाडा हो गया और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये सारे देशों का एक तरीके से बहुत ही शानदार कदम रहा है साउथ चाइना सी को लेके। और एशिया पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका का, वो बहुत ही लाजवाब रहा है। अगर हम देखें इंडियन ओशन में तो डीगो गार्सिया में उसका एक नेवल बेस है। अंडमान निकोबार देखें तो एक तरीके से इंडिया वहाँ इस्टेब्लिश है। तो एक तरीके का जो चाइनीज थ्रेट है इसको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। और अगर हम फाइनल बात करें तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड के देशों की क्या भूमिका है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से कहता रहा है कि इंडो पैसिफिक में एक प्रॉपर नेविगेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर साउथ चाइना सी को चाइना कंट्रोल करेगा तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी से 40% ऑयल का ट्रेड होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑस्ट्रेलिया का ये भी कहना है कि मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन, इन सब जगहों को एक तरीके से फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाइना की रिसेंट की पॉलिसी देखें तो हम ये पाएंगे कि चाइना का उसके जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक तरीके से विवाद रहा है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो भी उसके साथ चाइना का विवाद है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो भी उसके साथ विवाद है। और उसमें हम देखें तो एक तरीके से मलेशिया के साथ भी चाइना का विवाद है, और इंडोनेशिया के साथ भी चाइना का विवाद है। तो चाइना हमेशा से ही कहता रहा है कि साउथ चाइना सी केवल चाइना का है, और उसके बात को लेके हर जगह पे उसकी बात को मानना चाहिए। उसका ये भी कहना है कि एक तरीके से नॉन नेगोशिएबल है कि साउथ चाइना सी पे हम किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। वो एक तरीके से एग्जाम्पल देता है कि 9 डैश लाइन जो कि यू शेप्ड का है, वो एक तरीके से चाइना का आधिपत्य जो है वो साउथ चाइना सी की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि साउथ चाइना सी पूरा चाइना का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी के जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वो बहुत सारे हैं, देश हैं, और उसमें जो है चाइना का एक तरीके से आधिपत्य हो ही नहीं सकता है।
अभी रिसेंटली चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए भी कहा था कि आपका जो डार्बिन शहर है उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करेंगे अगर आप साउथ चाइना सी के संदर्भ में कोई भी स्टेटमेंट देंगे। तो ये एक तरीके का ऑस्ट्रेलिया का वो था टलिस्मैन सेवर, एक तरीका का एक्सरसाइज जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में शुरू किया गया है, एशिया पैसिफिक के संदर्भ में शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं जापान की। तो जापान और चीन के बीच में हमेशा से ही एक तरीके से विवाद रहा है। अगर हम देखें तो ईस्ट चाइना सी में जितने भी आइसलैंड हैं उसमें से सेंकाकू आइसलैंड के बीच जो है जापान और चीन के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इसमें विवाद कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें एक तरीके से जो वर्ल्ड के लीडर हैं उनको एक तरीके से हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो अगर हम जापान की बात करें तो भी एक तरीके का क्वाड का एक एक्टिव मेंबर है जो कि इंडो पैसिफिक के फ्री होने के लिए ये कहता रहता है। उसका भी ये कहना है कि एक तरीके से इंटरनेशनल नेविगेशन को बढ़ावा देना चाहिए और अनक्लास के जो भी नियम है उसको एक तरीके से मानना चाहिए, क्योंकि बिना अनक्लास के नियमों को माने हुए सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट हमेशा कहता आ रहा है कि चाइना का जो इमरजेंस है वो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है और इसको किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। यूएस का ये भी कहना है कि अगर इस थ्रेट को रोका नहीं गया तो पूरा एशिया पैसिफिक जो है एक तरीके से अशांत हो जाएगा और किसी भी सिचुएशन में चाइना का जो इमरजेंस है वो उसके नेबरिंग देशों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका हमेशा से ही चाइना का विरोध करता आ रहा है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अमेरिका के जो भी सोल्जर वेस्टर्न एशिया में हैं वहाँ से सैनिकों को निकाल के अमेरिका अब जो है साउथ चाइना की तरफ शिफ्ट करने लगा है। अगर हम अभी अमेरिका की बात करें तो इस समय अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर ऑस्ट्रेलिया के डार्बिन सिटी में मौजूद हैं। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ भी यूएस सोल्जर हैं और अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पे भी अमेरिका का ओकिनावा में एक बेस है, वहाँ पे भी बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर हैं। और उसके बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स ताइवान भी गए हैं एक तरीके से ताइवान सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। अब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया का अपना हिस्ट्री रहा है कि इंडिया ने कभी भी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन अभी रिसेंट एग्रेशन चाइना की तरफ से किया जा रहा है। अभी गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ है उसको भी हम देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया भी एक तरीके से क्वाड में इंटरेस्टेड हुआ। 2017 में क्वाड का रीइस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर हम चाइनीज एग्रेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि गलवान वैली में चाइना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले डोकलाम इशू भी चल रहा था, वो भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं था। चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करता रहता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के जाने का वहाँ पे वो विरोध करता है और कहता है कि एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश उसका है। चाइना हमेशा से ही कहता है कि साउथ चाइना सी उसका है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की जो भी जिम्मेदारी है वो केवल चाइना की है वहाँ पे और कोई देश इसको नहीं कर सकता। लेकिन अभी हम जो है रिसेंट डेवलपमेंट में देखते हैं कि इंडिया का जो ONGC विदेश लिमिटेड है उसने वियतनाम के साथ एक डील की है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पे करेंगे वियतनामीज कोस्ट पे। उसको भी चाइना एक तरीके से विरोध करता रहता है। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी में कोई भी देश ना आए क्योंकि साउथ चाइना सी उसका है। अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है इस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से चाइना का इमरजेंस हुआ है। अमेरिका हमेशा से ही कहता रहा है कि चाइना का जो इमरजेंस है वो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। चाइना भी जो है अमेरिका को ये कहता रहा है कि आपकी जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है और इंडो पैसिफिक एक पीसफुल रीजन है, इसको पीसफुल ही रहने दिया जाए। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो हम देखेंगे कि जो है बेल्जियम भी एक तरीके से साउथ चाइना सी के नेविगेशन की बात करता है, जर्मनी भी बात करता है, पूरे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी एक तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं साउथ चाइना सी के लिए। जो क्वाड की स्थापना हुई है वो एक तरीके से हम देखें कि चाइना के जो इमरजेंस है उसके एक तरीके से खिलाफ में हुई है, क्योंकि चाइनीज़ इमरजेंस उसके पड़ोसी देशों के लिए और ख़ासकर इंटरनेशनल लॉज के लिए बहुत ही एक तरीके से खतरा बन गया है। तो उसके मद्देनज़र क्वाड की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि इस समय ग्रेट ब्रिटेन भी अपने फाइटर प्लेन्स भेज रहा है साउथ चाइना सी में, फ्रांस का भी कोऑपरेशन है साउथ चाइना सी में यूएस के साथ। ऑलरेडी हम जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस कर ही चुके हैं। आसियान के जो भी देश हैं उसका चीन से एक तरीके से
जो है विवाद चल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि एक तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉज को प्रमोट किया जाए। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम देखेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि एक तरीके से फ्री एंड ओपन एशिया पैसिफिक सबके हित में है और इंटरनेशनल लॉज को एक तरीके से सबको मानना चाहिए। चाइनीज़ इमरजेंस जो है और एक तरीके का जो चाइनीज़ थ्रेट है ये एक तरीके से कम होना चाहिए। अनक्लास के जो भी नियम हैं उनको मानना चाहिए सब देशों को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।